मैं हूं बिलाल मसूद और सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिज़िक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से। और आप देख रहे हैं पहली वीडियो एक फ़िज़िक्स के कोर्स का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स मेड क्लियर। क्वांटम मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की ऐसी थ्योरी है जो कि इसका इस्तेमाल हर जगह हो सकता है, हर चीज़ के लिए। लेकिन आम ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, आम ज़िंदगी से मुराद है कि विजिबल साइज़ की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं, या जिस तरीके से ये है आप यहाँ ये देख सकते हैं कि एक हड्डी है, बोन, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आप इसके इसके अंदर जो चीज़ें देखेंगे वो सेल होंगे, ये क्या होंगे। उसके बाद और डिटेल में देखें या थ्योरेटिकल साइंस की मदद से जानें इसके और पार्ट्स को, तो आखिर आप एटम्स पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ जो है, यहाँ वो आसानी नहीं है। अब यहाँ जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो आपकी आसान फिज़िक्स है, वो नाकाम हो जाती है और उसकी जगह जो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह एटम है या क्या है या इससे भी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स तो ज़रूर चाहिए, साथ कुछ और भी डिटेल चाहिए तो अलग बात है। लेकिन इस कोर्स का टॉपिक सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स है और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से ही आप बहुत सारे एटम से बने हुए, एटम की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करने वाले बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं, जिस तरह CD DVD प्लेयर और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लेज़र डायोड और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो काम कैसे करती हैं। और ये सिर्फ मिसालें हैं दो तीन, ये क्वांटम मैकेनिक्स की इस्तेमालात की, एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। ये तो सिर्फ इनमें से तीन हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पहला इस वक्त इस कोर्स का मकसद आपको सिखाना है। एक बार अगर आप सीख जाएं कि क्या है क्वांटम मैकेनिक्स, तो फिर तो आप ख़ुद भी इसकी एप्लीकेशन तलाश कर सकते हैं और आपको बहुत मिल जाएंगी। अच्छा, इसको ये जैसे मैंने बताया कोर्स है, कोई पॉपुलर साइंस नहीं है। इसके लिए आपको पहले फिज़िक्स आनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आसानी है कि ज़्यादा आना ज़रूरी नहीं है, उतनी काफ़ी है जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर होती है मेरा ख़्याल है। और वो ये है कि आपको लीनियर और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आनी चाहिए, कैनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स का फार्मूला है वो आना चाहिए, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर ये आना चाहिए। और कूलम लॉ से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी उम्मीद है इंटरमीडिएट लेवल से पता होता है कि जो लाइट है वो उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होती है, उसके यूनिट्स होते हैं, उन्हें फोटॉन कहते हैं। और हर फोटॉन की एनर्जी जो है ना, लाइट के कलर पर डिपेंड करती है, कलर के से फ्रीक्वेंसी बदलती है। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो जो डिस्क्रीट अमाउंट है एनर्जी की, फोटॉन की एनर्जी, वो बढ़ती है। इसके अलावा रिलेटिविटी में, स्पेशल रिलेटिविटी में है मूविंग मास, वो चाहिए। और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट पर आप पढ़ लेते हैं, या आप वो तो आप खुद तलाश कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद भी। लेकिन जो शायद ज़्यादा मुश्किल हो आपको, इसके अलावा मैथमेटिक्स आना चाहिए, जो कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इसके अलावा कैलकुलस में लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चाहिए। और एक चीज़ है मैक्सवेल इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, वो एक ऑप्शनल टॉपिक के लिए इसकी ज़रूरत है। तो अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लॉज हैं, फैराडेज लॉ, फिर इससे पहले गॉसेस लॉ, कूलम लॉ, एम्पियर लॉ, ये सब मिलकर एक मैक्सवेल इक्वेशंस बनाते हैं, तो ये टॉपिक को ज़्यादा अच्छा समझने में मदद देगी, जिसके बगैर काम चल सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपको ये भी पता है तो। अच्छा, अब इतने नॉलेज के साथ, अब इस कोर्स की जो स्पेशल बात ये है कि इतने नॉलेज के साथ शुरू करके ये कोर्स आपको कहाँ ले जाता है। इसमें प्रोबेबिलिटी और वेव फंक्शन, अब ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप घबराएं नहीं। ये कोई आज के दिन नहीं है, जिनको पता है वो नाम से पहचान सकते हैं कि ये किस
डिटेल या किस लेवल का कोर्स है और आपको नहीं ये चीज़ें आती तो फिर इस अगले 1-2 मिनट का फ़िक्र ना करें और आप इस आउटलाइन के मुकम्मल होने का इंतज़ार करें और उसके बाद एक एक करके जब कोर्स में वापस आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक ये स्लाइड जारी है आप फ़िलहाल नाम ही हो सकता है सुने या हो सकता है पहले से कुछ जिनको कुछ पता है उनको ऐसा आइडिया देने से कोई मदद मिले। वो ये है कि वेव फंक्शन और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स को मैकेनिक्स क्यों कहते हैं, इसमें मोशन क्या है, ये इस तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं और इसके अलावा ऑपरेटर्स, मोमेंटम ऑपरेटर्स और एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और उसके बाद पास्टुलेट से मुतल्लिक है क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो कि मेजरमेंट का रिजल्ट होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, और श्रोडिंगर इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी करंट। उसके साथ एक टॉपिक है टनलिंग और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर, और इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम और फिर क्वांटम हाइड्रोजन एटम में एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल, और फिर इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जो कि हर जगह नहीं पढ़ाए जाते। हाइड्रोजन एटम तक तो हर जगह क्वांटम मैकेनिक्स में मेरा ख्याल है ज़रूर पढ़ाया जाता है, ठीक है। और किसी भी इंटरव्यू में किसी जगह पर लोग आपसे को करेंगे कि हाइड्रोजन एटम तक तो आपको होना चाहिए, लेकिन ये एडिशनल जो है ना ये भी इस कोर्स में शामिल है। एंगुलर मोमेंटम कंबाइन कैसे होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल, पॉलीएस्क्यूलिन प्रिंसिपल और आखिर में पर्टर्बेशन थ्योरी। तो ये सब कुछ जो है ना ये सब कुछ है जैसे मैंने बताया था, ये थोड़ी सी प्री रिक्विजिट के साथ। और फिर मैं रिपीट कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉपुलर साइंस है, यहाँ आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में पूरी दलीलें, इसका मतलब ये है कि हर जो भी बात कही जाएगी उसका ऑब्जर्वेशन के साथ पूरा मुकम्मल रिलेशनशिप और उसकी जस्टिफिकेशन जितनी इंसानों को मालूम है, ठीक है, जितनी अवेलेबल है, जो इंसानों को मालूम ही नहीं है वो तो मैं नहीं दे सकता, ठीक है, वो इस कोर्स से आपको मिल जाएगी। ये ज़रूर है कि जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो सारे लिमिटेड टाइम में नहीं किए जा सकते, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो मैं बता दूंगा, और अगर आपको कैलकुलस जैसे मैंने बताया चीज़ें आती हैं तो आप खुद कर सकते हैं। और तो मतलब ना भी करें तो गुजारा हो जाए, लेकिन बेहतर है कि आप करें। और अगर आप एक कोर्स के तौर पर पढ़ रहे हैं किसी टीचर के साथ तो फिर तो आपको ये मैथमेटिकल स्टेप्स करने चाहिए। और मतलब इस बात को रिपीट इस तरह कर रहा हूँ कि जब भी मैं कहूँगा कि साइंस कहती है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बस अब आप इससे मुतासर होकर चुप कर जाएं, बल्कि ये कि मैं ये भी बताऊँगा ज़रूर कि साइंस क्यों कहती है। सिर्फ साइंस का कहना, इतने से आर्गूमेंट पर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये और ये इन सारे टॉपिक्स के बारे में, तो ये और इस थोड़े से प्री रिक्विजिट के साथ जो कि इंटरमीडिएट लेवल की फ़िज़िक्स है, तो उम्मीद है कि इस कोर्स में आपको बहुत कुछ नया मिल जाएगा। अच्छा, अब ये पहला जो लेक्चर, अभी तक तो पूरे कोर्स के बारे में बातें थी, जो पहला लेक्चर है वो है एक क्वांटम मैकेनिक्स में एक कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है, पार्टिकल भी है, और कई लोग इसको इस तरीके से इंप्रेशन देते हैं कि जैसे सम टाइम वेव सम टाइम पार्टिकल, और या तो ये कि कुछ पता नहीं, या ये कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो ये एक चीज़ साइमल्टेनियसली दो अपोजिट चीज़ें, ये इंप्रेशन होता है, हो सकती है, तो शायद ये कंट्रडिक्शन है। तो सर सबसे पहला काम तो अगर कंट्रडिक्शन का कोई क्लेम है तो सबसे पहला काम ये समझना है कि कंट्रडिक्शन नहीं है। तो कंट्रडिक्शन नहीं है तो समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप प्रैक्टिकल हों, और जब कहते हैं ना एक चीज़ है तो आप ये जानें कि हम कैसे देखते हैं कि वो चीज़ है, ठीक है। अगर पार्टिकल है तो हम क्या देखते हैं तो हम कहते हैं कि चीज़ पार्टिकल है। उसके लिए मैंने एक मिसाल, ये मूविंग बॉल, एक क्रिकेट बॉल है, आप इसका रास्ता भी देख सकते हैं। इससे पार्टिकल एक लफ्ज़ से मकसद एक विजिबल इफेक्ट जाने के ये देखना क्या है। अच्छा, बुलेट है, इसमें आपको तरह एक देखने के लफ्ज़ पर आपको गौर करना पड़ेगा कि बुलेट है, उसके रास्ता आप इन प्रिंसिपल देख सकते हैं, इन प्रैक्टिस की स्पीड तेज़ होती है कि आप सिर्फ उसके इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। और जहाँ तक तो आपको पता है लाइट के बारे में, शायद आपके बारे में ज़हन में सवालात हों कि लाइट का रास्ता देख सकते हैं या लाइट के सिर्फ गिरने पर असरात देख सकते हैं, ये लेक्चर के दौरान ही मैं खबर टाल दें। और जो अगली बात है वो ये है कि जब ये सारी चीज़ें समझ जाएँ तो आप समझ जाएँ कि पार्टिकल
کیا ہوتا ہے اس کے یعنی ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، اور ویو کیا ہوتی ہے یعنی اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. پھر ہی آپ شاید سمجھ سکتے ہیں کہ الیکٹران یا فوٹان جو ہے وہ ویو ہیں کہ پارٹیکل ہیں، یا اگر دونوں ہیں تو یہ کنٹرڈکشن کیوں نہیں ہے. یہ جو بھی میں نے لکھا ہے یہ تو اس پہلے لیکچر کی آؤٹ لائن ہے، اور پہلا لیکچر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس میں ایک آپ کو ایک فرق کرنا ہوگا، جس طرح بال کے معاملے میں یا کرکٹ بال کے یا بلٹ میں یا لائٹ میں، کہ کن چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کن کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ذرا ایک کلر اسکیم یاد رکھیے گا کہ اگر جن چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے ریڈ میں، جن لفظوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح بال ہے، کرکٹ بال ہے، اس کو میں ریڈ میں کروں گا، اور جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے الیکٹران ہے یا لائٹ کے بارے میں شاید آپ کو نہ پتہ، لیکن لائٹ کو بھی آپ رستہ نہیں دیکھ سکتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بلو میں ہوں گی، ٹھیک ہے، نیلے رنگ میں. تو اس کے بعد اب یہی بات میں نے ابھی کہی ہے، یہ میں ریپیٹ کروں کہ ایک بال ہے یا فٹ بال ہے یا جو بھی کسی بھی کھیل کی ایک بال ہے، اس کا آپ رستہ بھی جان سکتے ہیں. تو یہ ایک پارٹیکل کی سادہ ترین مثال ہے. اس کے بعد اب سوچئے، یہ بھی پارٹیکل کی ہی مثال ہے لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کرتی ہے. ایک بلٹ، ٹھیک ہے، اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی آپ آنکھ سے تو آپ اس کا رستہ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ صرف اس کے ایفیکٹس دیکھتے ہیں. اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ خالی ایفیکٹس کے بارے میں جان کر بھی کہ یہاں گرنے پر کیا اثرات پڑے، کیا اس سے بھی آپ جان لیں گے کہ اس کا رستہ کیا ہے، یہ رستے کے بارے میں کچھ سوچ لیں گے. اب سوچنا شروع کریں، یہ ضروری ہے اس کورس کے لیے اور کوانٹم میکینکس کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ایک چیز ہے کہ اس معاملے میں، بلٹ کے معاملے میں، تو آپ اگر ٹیکنالوجی کی مدد لینا چاہیں تو آپ ٹیکنالوجی میں سے اس کا رستہ جان سکتے ہیں، لیکن ویسے ٹریننگ جو ریکوائرڈ ہے اس کورس میں جو چاہیے وہ یہ کہ آپ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بغیر سوچیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا آپ خیر صرف اثرات کو دیکھ کر کچھ جان سکتے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ٹکرا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جاننا، یہ اس طرح سوچنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کوانٹم میکینکس نہیں سیکھ سکتے. اچھا، اب معاملہ وہ آ جاتا ہے کہ جہاں شاید آپ کو واضح طور پر نہیں پتا کہ صرف رستہ جان سکتے ہیں یا گرنے کے اثرات جان سکتے ہیں، یعنی لائٹ میں یہ ہے کہ آپ شاید سمجھتے ہوں کہ لائٹ کو کا رستہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آپ کرکٹ بال کی طرح نہیں دیکھ سکتے، شاید بلٹ کی طرح یا کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لائٹ کا رستہ آپ دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں. اب لائٹ کو دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ گرتی ہے. تو یہ تو ایک فوٹو گرافک اسٹوڈیو میں ایک طریقے سے ہے کہ ارینجمنٹ ہے، یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ کے رستے کے بارے میں صرف آپ کو ایک رزلٹ نکالنا ہوگا، آپ دیکھ نہیں رہے. لیکن عام طور پر زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ رستہ دیکھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے رستہ دیکھنا ہے تو پھر آپ کو ایکسپیریمنٹ بدلنا ہوگا. اور کئی بار آپ بدلتے نہیں ہیں لیکن ایکسپیریمنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کمرہ ہے کہ جس میں کوئی گرد ہے، ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، اور اگر آپ اس میں کھڑکی ہے اس سے لائٹ آ رہی ہے، تو یہ ایک مختلف ایکسپیریمنٹ ہے. اور اس میں آپ کو شاید لگے کہ آپ لائٹ کا رستہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن رزلٹ جو یہاں ہے وہی، یہاں صرف آپ گرنے پر اثرات دیکھ سکتے ہیں. یہاں بس اتنا سا فرق ہے کہ اب لائٹ ڈسٹ پارٹیکل پر بھی گر رہی ہے، تو آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے یہ لائٹ نہیں دکھائی دے رہی، یہ ڈسٹ پارٹیکل دکھائی دے رہے ہیں. تو اصل میں یہ جو مینٹل ٹریننگ ہے نا کہ اگر دیکھنا ہے تو ایکسپیریمنٹ بدلیں اور صرف جو گرنے پر اثرات ہوں گے اس سے نتیجہ نکالیں کہ چیز کیا ہے. یہ اس کی ٹریننگ اگر آپ ان چیزوں سے ہی کر لیں گے تو ابھی کوانٹم میکینکس شروع نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ یہیں سے اس انداز سے سوچنا شروع کریں گے تو کوانٹم میکینکس سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اب اس کو میں انڈیکیٹ کرنے کے لیے اب میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ اصل میں کوانٹم میکینکس
से समझा गया, लेकिन ये असल में तीसरे लेक्चर में इसका जिक्र, फ़िलहाल चाहे आप इस तफसील को पर गौर ना भी करें, लेकिन एक बार सोचें सही कि अगर सिर्फ ये स्क्रीन पर डॉट पढ़ते तो क्या आप क्या यहीं से नतीजा निकाल लेते? आप ना ये ना डिमांड करें कि रास्ता भी आपको दिखाई दे, सिर्फ यहाँ से आप रास्ते के बारे में कोई नतीजा निकाल सकते हैं। और जवाब यह है कि सोचें, अगर सारे डॉट्स ये इस तरीके से यहाँ होते तो आप मेरा ख्याल है नतीजा निकाल सकते थे कि ये जो डॉट्स हैं ये इस सिर्फ में से होकर गुजरे हैं, जैसे एक बुलेट गुजरती है, जैसे एक पार्टिकल गुजरता है। तो ये आपने रास्ते को देखे बगैर नतीजा निकाला है। अगर निकाला है, हालांकि अभी क्वांटम में शुरू नहीं हुई, लेकिन ये एक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि आप रास्ते को देख पर डिपेंड करने के बजाय, और यह जी इस सवाल पर जानने की जरूरत आपको ना हो कि चीज़ क्या है, सिर्फ उसके असरात देखें और नतीजा निकालें। ये इसकी मेंटल ट्रेनिंग की ज़रूरत क्वांटम मैकेनिक्स में ज़रूर है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि अब अगर मैं आपको ये जो मैं तीसरे लेक्चर में कहा है, ये तो पहला लेक्चर ख़त्म होने के करीब है, तो अभी तीसरे लेक्चर की एक बात है कि उसमें एक एक्सपेरिमेंट है कि जिसका नतीजा ये है कि ये आखिर ये बहुत सारे डॉट्स हैं, लेकिन आखिर में देखें तो वक्त गुजरने के जब डॉट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे हो जाती है कि जैसे एक वेव हो। तो आप इसमें ये आप कहेंगे कि हर डॉट जो है ना वो एक पार्टिकल है, लेकिन ये ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे इनकी तरतीब है, डिस्ट्रीब्यूशन है कि जैसे एक वेव हो। तो अब ये जो है ना ये एक्सपेरिमेंट है, इसका जिक्र तीसरे लेक्चर में है, ये पहला ख़त्म हो रहा है। तो लेकिन यहाँ अब मैं असल में इस बात पर अब ख़त्म ये करता हूँ कि आप ये देखें इसके बारे में ना, अब ये असल में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फोटॉन भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ असल में अगर आप ये कहेंगे जी वेव है कि पार्टिकल है, तो अगर आपने सवाल का देखना है, जवाब जानना है, तो आप ये देखें कि यहाँ ये बिखरे ऐसे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जैसे कि वेव है, लेकिन हर डॉट पार्टिकल है। तो इसको कंट्रडिक्शन ना समझें। आप इसके बारे में दो मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं, एक ये कि हर डॉट की प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरा ये कि इन डॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फैले कैसे हुए हैं। अब आपने चूंकि दो मुख्तलिफ सवाल पूछे हैं तो आपको दो मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे, तो इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, और यही पहले लेक्चर का कंक्लूजन है। और अब आपको कंक्लूजन दिखाता हूँ। पहले तो मैं बोल चुका हूँ कि हर डॉट जो है ना वो पार्टिकल की तरह है। इस डॉट का नाम बाद में अगले लेक्चर्स में या इलेक्ट्रॉन होगा या फोटॉन होगा, लेकिन जो डॉट्स का जो पैटर्न है वो वेव की तरह है। तो इसका मतलब कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ होने की वजह यह है कि आपने सवाल दो मुख्तलिफ पूछे थे। तो अगर सवाल दो मुख्तलिफ थे, जवाब भी मुख्तलिफ होंगे। जैसा कोई मेरे से पूछे कि आप कहाँ पैदा हुए और आप क्या करते हैं, तो मैं दो मुख्तलिफ सवाल हैं, पहले का जवाब और होगा, दूसरे का जवाब और होगा, लेकिन आपस में कोई कंट्रडिक्शन नहीं होगी। अब अगर कोई इसको लेकर, पहले का जवाब है, मेरे केस में पहले का जवाब ये है कि बहुत सारे जवाब है, मिसर उनमें से एक ही है कि मैं एशियन हूँ, ये बर्थ प्लेस से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा कि मैं काम करता हूँ, उसके बहुत सारे तरीके कहने के हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं साइंटिस्ट हूँ। तो अब क्या ये एशियन और साइंटिस्ट हो ना, डुअलिटी आप कहना चाहें तो कह लें, लेकिन क्या ये कंट्रडिक्शन है? ये कंट्रडिक्शन नहीं है। तो इस तरीके से वेव पार्टिकल के बारे में इस तरह की बातें करना कि जिसमें कंट्रडिक्शन है, या बाकायदा कंट्रडिक्शन ना कहना, लेकिन इस तरीके से कहना कि इलेक्ट्रॉन सम टाइम वेव की तरह बिहेव करता है और सम टाइम पार्टिकल की तरह, और फिर आपने ये ना बताएं कि वो कब वेव की तरह करता है, कब पार्टिकल की तरह करता है। तो स्टूडेंट इंप्रेशन तो यही लेंगे ना कि ये कोई या तो एक पजल है कि जो कि हल नहीं हो सकता, या कुछ लोग समझें कि ये कंट्रडिक्टरी बातें हैं, लेकिन ये कंट्रडिक्टरी बातें नहीं हैं। ये दो मुख्तलिफ जवाबात हैं क्योंकि सवालात मुख्तलिफ हैं। अब ये बात जो इसको मैंने इलेक्ट्रॉन कहा था पिछली स्लाइड में, तो ये मैं बता दूं कि यही बात अगले लेक्चर में आके फोटॉन के बारे में भी हैं, और दोनों के बारे में इस तरह की बात होगी कि जो जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनके ट्रैवल का रिज़ल्ट है, और जो ट्रैवल है वो वेव की तरह है, और जो डॉट है वो स्ट्राइक का रिज़ल्ट है, जो कि दिखाई देते हैं, देख लें ये रेड कलर है, और वो पार्टिकल की तरह के हैं। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, हम कैसे इस वेव को जानेंगे, इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर, और फिर बहुत सारी बातों के लिए उससे नेक्स्ट लेक्चर, और ये कोई 27 के करीब लेक्चर का कोर्स है। तो आप
آج کی باتیں سمجھنے کے لیے تو اگلے 2-3 لیکچر اور باقی مکمل باتیں سمجھنے کے لیے جن کا آؤٹ لائن میں ذکر تھا، آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو یہ ساری ویڈیوز آپ کو خود ملتی رہیں۔ امید ہے نیکسٹ لیکچر میں بھی آپ دیکھنے کو جاری رکھیں گے۔